हमने पाठ 1 और पाठ 2 पूर्ण कर लिया है, तो आपकी पाठ्य पुस्तक का जो तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ है, वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर राशियों पर आधारित रैखिक समीकरण। क्योंकि रैखिक समीकरण के संबंध में थोड़ा बहुत आपने कक्षा 9वीं में सीखा है, वहां से आगे की चीजें हम इस पाठ के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत सीखेंगे। रैखिक समीकरण से आशय है ऐसा समीकरण जिसकी घात 1 हो, इक्वेशन डिग्री ऑफ विच इज 1, जिस समीकरण की घात 1 हो वो रैखिक समीकरण है। फिर यहाँ पे दो चर राशियों की बात की गई है। रैखिक समीकरण तो आपका इस प्रकार का भी हो सकता है, मैं लिख दूं a ऑफ a इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी, ये भी रैखिक समीकरण है। यहां पर तीन चर राशियां हैं एक्स वाई जेड, ए बी सी डी हमारे कॉन्स्टेंट्स का काम कर रहे हैं। तो लेकिन हमारा जो रेस्ट्रिक्शन है इस चैप्टर में, जो हमने सीमित पाठ्यक्रम है, उसके अंतर्गत हम केवल दो चर राशियों पर आधारित रैखिक समीकरणों का ही अध्ययन करेंगे। इस प्रकार की रैखिक समीकरण अर्थात ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, जहां ए बी सी कोई वास्तविक संख्याएं हैं। देखिए, जहां ए बी सी कोई वास्तविक संख्याएं हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। और एक बात बहुत महत्व की है कि ए बी में से दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते, दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते। अगर दोनों मसलन ए और बी दोनों ही शून्य हो जाएं तो 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू समथिंग, दैट डजंट मीन इट, कोई उसका कुछ सेंस ही नहीं है। उसको रैखिक समीकरण बने रहने के लिए ये आवश्यक है कि या तो एक्स किसी न किसी अशून्य गुणांक के साथ उपलब्ध हो और वाई भी किसी न किसी अशून्य गुणांक के साथ उपलब्ध हो। नॉन जीरो रियल नंबर या तो x का कोफिशिएंट हो या y का कोफिशिएंट हो या दोनों का कोफिशिएंट हो। कहने का सार यह है कि a और b के मान एक साथ शून्य नहीं हो सकते, एवं a व b दोनों शून्य नहीं है, दोनों शून्य नहीं है, कोई एक शून्य हो सकता है और दोनों शून्य नहीं है। इस शर्त को लिखने का एक गणितीय तरीका यह भी होता है कि मैं कह दूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैंने ये बात कह दी, ये जो बॉक्स के अंतर्गत आपके सामने शो कर रहा हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया, इसका मतलब है a और b दो रियल नंबर तो हैं, पर निश्चित रूप से उन दोनों में से कम एक जीरो नहीं है। इस बारे में हम आगे भी चर्चा कर सकते हैं। मेरा कहने का आशय यह है कि जो ये भाषागत कथन लिख रहा था, ये इन इक्वेशन जो मैंने लिखी है, नॉट इक्वल टू लगा दिया है इसमें, ये और ए दोनों का अभिप्राय समान है। तो अब हम रैखिक समीकरणों की दो चरों में परिभाषा दे सकते हैं कि दो चरों में कोई समीकरण जो कि a गुणा एक्स प्लस बी गुणा वाई बराबर सी के प्रकार की हो, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हो, लेकिन a और b दोनों एक साथ शून्य न हो, इस प्रकार की समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका आपने आलेख भी बनाया है। बहुत सारी गणितीय समस्याएं ऐसी आती हैं, विज्ञान विषयों में ऐसी समस्या आती हैं जहां पर आपकी दो चर राशियां होती हैं, दो अज्ञात राशियां होती हैं, और कुछ युक्तियों से हम समीकरण का निर्माण कर लेते हैं, या हमको कुछ पैराग्राफ में कोई कंडीशन दी हुई होती है, उससे हम समीकरण का निर्माण कर लेते हैं और फिर उनको हम हल कर लेते हैं। अब एक बात और आती है कि यदि एक ही समीकरण दी हो तो उसका हल क्या होगा। इस बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। अगर समीकरण युग्म हो तो उसका हल क्या हो। देखिए, किसी भी वक्र रेखा स्वयं एक वक्र है, कोई भी वक्र मैं बना दूं अगर एक, और तो उसके हल का मतलब है कि जो भी बिंदु अगर एक द्विविमीय तल में बनाया है, टू डायमेंशनल प्लेन में बनाया है, तो उस वक्र का निर्माण करने वाले बिंदु के दो निर्देशांक होंगे, x, y। तो x, y वो तमाम बिंदु जो उसकी समीकरण को संतुष्ट करे वो उसका हल कहलाता है। तो यहां पर रैखिक समीकरण की मैं बात कर रहा हूं, तो इससे एक रेखा आपको प्राप्त होती है। रेखा प्राप्त होती है तो रेखा के ऊपर कितने बिंदु हैं? एक रेखा के ऊपर कितने बिंदु हैं? असंख्य। हर बिंदु जो भी हर x और y का मान, अगर मैं इसको द्विविमीय तल में इस तरह से प्लॉट कर देता हूं, ये आपने किया है कक्षा 9वीं में, इसको x अक्ष, ये y अक्ष,
ऊपर का भाग वाई 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 डैश एक्स एक्स डैश, जहां पर दोनों प्रतिच्छेद करते हैं वो मूल बिंदु, ये द्विविमीय तल हो गया। ये जो बोर्ड आपके सम्मुख है ये भी द्विविमीय तल का उदाहरण है, 2 डायमेंशनल प्लेन है। आप जिस कॉपी के हिस्से पे लिख रहे हैं वो भी एक द्विविमीय तल का उदाहरण है। तो आप इन सब बातों को अच्छे से जानते हैं, बस ये पुनरावृत्ति भर करनी थी। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि किसी भी रैखिक समीकरण के हल से हमारा क्या आशय होगा। रैखिक समीकरण को संतुष्ट करने वाले सभी क्रमित युग्म, अर्थात सभी युग्म एक्स वाई प्रकार के जो भी हैं, चाहे उनके जो भी मान, वो सारे के सारे उसके हल को निरूपित करेंगे, यानी उसके ऊपर होंगे। अब अगर बात वहां आती है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे या आगे चलकर चर्चा करेंगे। मान लीजिए हमारी 2 रेखाएं हैं, तो 2 रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं। अब 2 रेखाओं के हल का क्या मतलब होगा? 2 रेखाओं के हल का मतलब क्या होगा? अब वो बिंदु आपने ढूंढना है जो दोनों रेखाओं को एक साथ संतुष्ट कर रहा है, उनकी दोनों पर अवस्थित है, दोनों के आलेख पर अवस्थित है, अथवा दोनों की समीकरण को, बीजगणितीय समीकरण जो उनकी है, दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। तो आप देखते हैं अगर ये L1 रेखा, L स्टैंड्स फॉर लाइन, L2 दूसरी रेखा, L1 और L2 इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। एक बिंदु हमने इस उदाहरण में, इस जो हमारा आलेख था इसमें एक ही पॉइंट है, तो ये एक पॉइंट है जो L1 लाइन पर भी है और L2 लाइन पर भी है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो ये रेखा युग्म है इसका हल यही है। अब उदाहरण के लिए मैंने कहा, मान लीजिए यहां पर बिंदु 4 हो और यहां पर बिंदु 3 हो, तो 4,3 यानी x का मान 4 और y का मान 3, यही तो होता है, ये आप जानते हैं। x का मान 4 और y का मान 3 इन दोनों रेखाओं को संतुष्ट करेगा, यानी बिंदु के निर्देशांक है 4, 3। ये बिंदु दोनों रेखाओं पर अवस्थित है, दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। तो ये हो गया इसका पेयर, 2 जोड़े का युग्म का हल हो गया। अब इस मैंने कहा आपको इसको हम पृथक से चर्चा करेंगे। अभी ये समझना आवश्यक था कि अगर एक ही रेखा होगी तो उसके कितने हल होंगे और कौन कौन से उसके हल होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप ये समझ गए हैं कि रैखिक समीकरण क्या है और रैखिक समीकरण को किस प्रकार हम निरूपित करते हैं और रैखिक समीकरण के हल से क्या आशय है। बहुत सारी स्थितियां ऐसी आती हैं जहां पर आप रैखिक समीकरणों का निर्माण कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक अमन है और एक आरती है, दोनों मार्केट से कुछ स्टेशनरी खरीदते हैं। हम थोड़ा देर के लिए उदाहरण को आसान बनाने के लिए कॉपी और पेन का उदाहरण ले लेते हैं। अमन 4 कॉपी और 5 पेन खरीदता है और आरती 3 कॉपी और 2 पेन खरीदती है। और मान लीजिए दोनों ने जो पैसे खर्च किए, जो दोनों का व्यय है, अमन ने उदाहरण के लिए 65 रुपए व्यय किए और आरती ने उदाहरण के लिए 40 रुपए व्यय किए, मान लेते 40 रुपए व्यय किए। तो ऐसी दशा में अगर हम आपको एक कॉपी और एक पेन का मूल्य पूछा जाए तो इस प्रकार की समस्या को ज्ञात करने के लिए भी हम रैखिक समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम क्या मान सकते हैं, माना एक कॉपी का मूल्य हमने मान लिया x रुपीस और एक पेन का मूल्य हमने मान लिया रुपीस y। तो रैखिक समीकरण इसी ये चार्ट के फॉर्म में आपके पास सूचना है, आपको ये पैराग्राफ बद्ध करके दिया हुआ हो सकता है। तो कैसे हम इससे रैखिक समीकरण बनाएंगे, देखिए ये क्या बन जाएगा हमारा, हम मान लेंगे इसके अनुसार। तो 4 कॉपी का मूल्य 4x, 5 पेन का मूल्य 5y, कुल मिला के रुपए हुए खर्च 65। इसी तरह से 3 कॉपी का मूल्य 3x, एक का x है क्योंकि, और 2 पेन का मूल्य हो गया 2y बराबर 40। अब आप देखिए कि ये 2 जो समीकरणें हमारी बनी वो रैखिक प्रकृति की समीकरणें बनी। इनको हल करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, जैसे ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ बनाने से है, प्रतिस्थापन विधि है, इन सब की चर्चा हम आगे करेंगे। एलिमिनेशन मेथड है, विलोपन विधि, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इन सारे मेथड्स की हम इसमें चर्चा करेंगे। मगर चूंकि ये पहला उदाहरण है तो हम कुछ नंबर्स हिट एंड ट्राई करके भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब ऐसे x और y के मान आप विचार कीजिए, ये कोई बहुत युक्ति संगत नहीं है, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर हम इसकी जांच कर सकते हैं कि कौन से x और y के मान ऐसे हैं जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं।
तो थोड़ा सा हम देखें कि अगर मान लीजिए मैं x के स्थान पर 10 रखूं और y के स्थान पर 5 रख देता हूं, तो अब ये क्या निकल के आता है, 4 10 40, 40 और ये हुआ 25, 40 और 25 मिलके हो गया 65, और 3 10 30 और 2 5 10, 30 और 10। तो ये हमारा एक हल, हमने इसको ऐसे ही हिट एंड ट्राई करके जांच करके इसका हल निकाल लिया। यानी कि हम ये बता सकते हैं कि एक कॉपी का मूल्य, एक कॉपी का रेट 10 रुपए है और एक पेन का रेट 5 रुपए है। तो एक सरल सा उदाहरण हमने इस तरह से देखा और हमने इससे रूपरेखा देखी कि किस तरह की दशाएं हो सकती हैं। ये तो मात्र एक उदाहरण था, ऐसी विविध प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं जहां पर हम दिए गए कथनों से सर्वप्रथम रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त करते हैं और तब उनका हल ज्ञात करेंगे। तो इस बात पे आने से पहले हम रैखिक समीकरण युग्म की चर्चा करेंगे कि लीनियर इक्वेशन का जो पेयर होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी, उसकी सामान्य समीकरण या जनरल इक्वेशन किस रूप में लिखी जा सकती है। तो किस रूप में लिखी जा सकती है रैखिक समीकरण युग्म? रैखिक समीकरण युग्म ये किस प्रकार का हो सकता है? अब जो गुणांक हैं उनको हम व्यापक रूप से कुछ भी मान लें। मैंने मान लिया a1 गुणा x प्लस b1 गुणा y बराबर c1। ये c1 अगर दाईं तरफ लिखे तो प्लस c1 बराबर 0 लिखा जा सकता है इसको, या अगर मैं इसको दाईं तरफ शिफ्ट कर दूं, कोई भी स्विच संख्या है ये, मतलब इसके कंडीशन के हिसाब से जो भी हमारे पास दी गई होगी, इसको c1 कह दिया। इसी तरह से एक दूसरी समीकरण लिख दी a2x प्लस b2y बराबर c2। तो इस प्रकार की दोनों ही रैखिक समीकरण हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, जहां ये सब के सब a1 b1 c1, a2 b2 c2 ये सब के सब क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। जब मैं रैखिक समीकरण की चर्चा कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि रैखिक समीकरण होने के लिए पहली वाली समीकरण में a1 और b1 दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते। उसी तरह से दूसरी वाली समीकरण में दोनों a2 और b2 एक साथ शून्य नहीं हो सकते। तो मैं ये कह सकता हूं कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा मैं ये कह सकता हूं a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो इतना लिखना ही पर्याप्त है जो ये दर्शा दे कि a1 और b1 दोनों एक साथ शून्य नहीं है, और ये लिखना पर्याप्त है ये जो ये दर्शा देगा कि a2 और b2 दोनों एक साथ शून्य नहीं है। तो अब हम एक जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण युग्म को व्यापक रूप में इस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। मैं आपके सम्मुख कह चुका हूं, आप चाहें तो c1 c2 को राइट साइड में रहने दें या दोनों को लेफ्ट में ले आए, पर जब भी हम पेयर लिखेंगे तो हम ये कोशिश करते हैं कि एक रूपता रहे, उससे हमको आगे चल करके बहुत सारी हेल्प मिलेगी, उससे काफी चीजें आसान बन जाएंगी हमारी। तो देखिए अब हम बात करेंगे कि एक रैखिक समीकरण के हल की क्या बात, कैसे कैसे उसके हल हो सकते हैं। तो कक्षा 9वीं में जो कुछ आपने सीखा है, अगर मैं उसके आधार पर बोलूं तो आपकी उनके दो समीकरणों को अगर मैं एक ही प्लॉट पे उनका आलेख बनाता हूं, ग्राफ बनाता हूं, तो आपको इस तरह से प्राप्त हो सकता है कि दोनों ग्राफ प्रतिच्छेदी हो सकते हैं। थोड़ा देर पहले भी मैंने इस तरह का एक ग्राफ रफ स्केच आपके सामने रखा था। यह हो सकता है कि दोनों रेखाएं समांतर हों। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो इस कभी भी इस तल पर आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इन दोनों के बीच की दूरी अचर बनी रहेगी, ये जो डिस्टेंस होगी इनके बीच की हमेशा अचर बनी रहेगी। इस प्रकार की रेखाएं दो हमको प्राप्त हो सकती हैं। हमको एक और रूप है कि एक रेखा इस तरह से जा रही है और उसी के ऊपर दूसरी रेखा की समीकरण प्राप्त हो गई, यानी संपाती रेखाएं हम इसको कह सकते हैं। तो तीन तरह की हमारे यहाँ पर स्थितियां बनती हैं, या तो जब हम उसका आलेख बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो या वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, या वो रेखाएं समांतर होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, या वो रेखाएं संपाती होती हैं, यानी कोइंसिडेंट होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं संपाती रेखाएं। तो इन तीनों दशाओं में हम इसके हल की चर्चा करेंगे। आपके लिए एक
शुरू में ही हिंट कर दूं, यहां पर चूंकि इसने एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करा, तो इस प्रकार के जब भी हमको आलेख मिलेंगे हम कहेंगे उसका हल ये बिंदु है, यानी अद्वितीय हल है, एक हल है। यहां पर क्योंकि ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो जब इस तरह की समांतर रेखाएं होंगी तो हम कहेंगे कि उसका कोई हल नहीं है। और इस तरह की रेखाएं, ये दोनों समीकरण एक दूसरे के ऊपर है, इनके ग्राफ तो अनंत बिंदुओं पर स्पर्श कर रहे हैं, अनंत बिंदु दोनों के उभयनिष्ठ है, तो इसके अनंत हल है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो इस तरह की स्थिति हमारे पास आती है। अब एक ग्राफिकल मेथड से हम एक एग्जांपल लेंगे, जो कुछ आपने 9th में सीखा है हम उसका भी यूज करेंगे कि किस तरह से एक पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम हल करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बना करके ग्राफिकल मेथड से, आलेखीय विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल। उदाहरण के लिए मैं यहां पर पुनः एक आसान एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, क्योंकि प्रारंभ में हम सरल उदाहरण लें। एक इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y इक्वल टू 4, और एक दूसरी इक्वेशन मैंने इसके साथ लिख ली x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो ये एक पेयर ऑफ इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन, ये पहले नंबर की और ये दूसरे नंबर की। ग्राफ की मदद से हम किस तरह से हल करें, इसके चरण देखिए। ग्राफ आपने प्यारे बच्चों बनाए हैं, क्लास 9th में सीखा है किस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं। तो हम यहां पर क्या करते हैं, समीकरण 1 से टेकिंग इक्वेशन 1 ऐसा लिख देते हैं। समीकरण 1 लिखिए फिर से, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। अब इसमें या तो हम x को y के रूप में व्यक्त कर दें या y को x के रूप में व्यक्त करें। y को सामान्यतया x के रूप में लिखते हैं, तो कोई आवश्यक नहीं है कि वैसे ही लिखना है, जो आपकी सुविधा हो। तो मसलन हम x को उधर ले जाएं, यानी x को स्वतंत्र चर बना दें और y को उस पर आश्रित चर बना दें। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 4y इक्वल्स टू 4 माइनस ये 3x उधर जाएगा तो 4 माइनस 3x हो गया। अब दोनों पक्षों के अगर मैं चिन्ह बदल दूं तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। ये हो गया 4y, 3x माइनस का था अब हो गया प्लस का, ये 4 प्लस का था अब ये हो गया माइनस का, यानी -1 से मैंने गुणा कर दिया। तो यहां पर मैं y का मान निकाल सकता हूं। y का मान क्या आ जाएगा, दिस इज 3x माइनस 4 अपॉन 4, 3x माइनस 4 अपॉन 4। इस तरह से हमारे पास y का मान आया। इसी तर्ज पर दो इसको 3 इक्वेशन बता दिया, लिख दिया, और पुनः समीकरण 1 से ये प्राप्त हुआ। अब समीकरण 2 से देखते हैं हमको क्या मिलता है। समीकरण 2 से हमने लिखा x प्लस 2y बराबर 8। जैसे इस वाली समीकरण में हमने y को x के रूप में व्यक्त करा था, इसी तरह से यहां भी y को x के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 2y इक्वल्स टू 8 माइनस x, तो y बराबर 8 माइनस x बटे 2। ये 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर विभाजित करेगा 4। अब ये इन 2 के आधार पर हम यहां पर एक बॉक्स बना लेते हैं। इस तरह से एक बॉक्स यहां पर बना लेते हैं। इस बॉक्स में हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू इसके आधार पर निकालेंगे, इसके आधार पर y की वैल्यू निकालेंगे। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो सपोज करो हमने x के स्थान पर 0 रख दिया, x के स्थान पर 0 रखा, तो ये क्या प्राप्त होगा हमको, 3 0 0 माइनस 4 अपॉन 4 दैट इज -1। अगर मैं मान लो एक दूसरी वैल्यू रख लूं, 4 रख लूं, तो 4 3 12, 12 में से 4 कम करो 8, 8 में 4 का डिवाइड करो तो क्या आता है, ये 2। तो 4 रखने पर 2 प्राप्त होता है। इसी तरह से मान लीजिए मैं 8 रख देता हूं, 8 रख लेता हूं, तो 8 रखने पे क्या प्राप्त होगा, 8 3 24, 24 में से 4 कम करो, 8 3 24, 24 में से 4 कम करा हमने, या 20, 20 में 4 का भाग दिया, 4 5 20। तो 2 ही बिंदु पर्याप्त होते हैं किसी भी रेखा को खींचने के लिए, लेकिन आप 3-4 पॉइंट इस तरह के प्राप्त कर सकते हैं जैसी आपकी सुविधा हो। इसी तरह से इसमें भी हमने x के मान रखने, y के निकालने। x की जगह मान लीजिए मैं 0 रख देता हूं, 0 रखूंगा तो 8 माइनस 0 बटा 2, 8 में से 0 कम करा 8, 4 आया, 0 रखने पर 4 प्राप्त होता है। इसी तरह से मैं 4 अगर रख देता हूं तो 4 रखने पर क्या आएगा, 8 माइनस 4 करा, 8 में से 4 घटा दीजिए, हमारे पास प्राप्त होता है 4, 4 बटा 2 बने 2, 4 रखने पर 2 प्राप्त होता है। और अगर मैं यहां पर 8 रख देता हूं तो 8 रखने पर क्या होगा, 8 माइनस 8 बटा 8 माइनस 8 0, 0 बटा 2 यानी 0, तो 0 1। अब यहां पर देखिए इस टेबल को हमने, हालांकि
अपने मनपसंद के पॉइंट्स रखे थे, फिर भी एक सार्वबिंदु बिंदु हमको यहीं पर दिख रहा है 4 2, x का निर्देशांक 4, y का निर्देशांक 2, यानी 4,2, यहां पर भी 4 2, इस सार्वबिंदु यहीं पर तय कर दे रहा है क्या हल होगा। कोई आवश्यक नहीं कि वो आपने लिया हो वो पॉइंट और वही हल निकले, हम केवल इन 2 पॉइंट्स को भी लेते हैं। मान लीजिए ये ना लिया होता, ये और ये लिया होता, ये जब हम आलेख बनाएंगे तो स्वतः वो कॉमन पॉइंट उस ग्राफ में हमको दिख जाएगा। अब आती है पैमाने की बात, आपके पास ग्राफ कॉपी होनी चाहिए, ग्राफ शीट होनी चाहिए। इस ग्राफ शीट में क्योंकि सारे डिमार्केशन उसमें होता है सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर को हम मान लीजिए 1 इकाई ले लेते हैं। तो किस तरह से हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ये हमारे पास है। अब हमने ये x अक्ष, x डैश, ये मूल बिंदु y और y डैश। अब बराबर दूरी पर देखिए, इधर मैंने लिया 1 2 3 4, 1 सेंटीमीटर पे 5 6 7 8, इधर हो गया -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3, इधर 1 2 3 4 5 6। अच्छा, पहली लाइन प्लॉट करने के लिए इन पॉइंट्स को हम ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट कहां पर होगा, 0, x का 0 और y का -1, ये बिंदु मिल गया हमको। एक 4 2, देखिए ये 4 और 2, 4 और 2, 2 के सामने और 4 के ठीक ऊपर, दोनों ग्राफ शीट में आप आसानी से इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं क्योंकि सीधी रेखाएं उसमें खिंची भी रहती है पहले से। ये पॉइंट हो गया, 2 ही पॉइंट बहुत हैं, जैसे मैंने आपको कहा एक स्केल रखिए और सीधी लाइन से इसको मिला दीजिए। इस तरह से स्केल से ही आप इसको मिलाएंगे तो और एक सरल रेखा हमको इस तरह से प्राप्त हो गई। दोनों तरफ आप एरो लगा लीजिए और इसकी इक्वेशन को इसके ऊपर लिख देते हैं तो अच्छा लगता है। हमने लिख दिया 3x - 4y = 4। ये पहली वाली इक्वेशन या पहली वाली लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। अब दूसरी लाइन के लिए क्या होगा, 0 4, x का 0 और y का 4, 0 4, ये पॉइंट हो गया, x का 0 और y का 4। इसी तरह से दूसरा पॉइंट हो गया 4 2, दूसरा पॉइंट स्वयं ये 4 2, और तीसरा पॉइंट था 8 0। तो आप लगभग इस तरह से हमारी ये रेखा बन के सामने आती है। और ये जो कॉमन पॉइंट है, ये दोनों रेखाओं का जो उभयनिष्ठ बिंदु है, उसके निर्देशांक क्या हो गए हमारे, x का 4 देखिए एंड y का 2। तो 4, 2 इसके निर्देशांक हमने इस तरह से बोर्ड पे प्लॉट कर देने। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि जहां पर इन दोनों रेखाओं ने प्रतिच्छेद करा है वही बिंदु ऐसा है जो पहली समीकरण को भी और दूसरी समीकरण को भी एक साथ संतुष्ट करता है। तो यहां पर ये बिंदु के निर्देशांक जो हैं वही इसका हल है। तो x का मान यानी x निर्देशांक इस बिंदु का है 4 और y निर्देशांक अर्थात y का मान है 2। तो 4,2 ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार के बहुत सारी समस्याएं आपके पास हैं, आप उनको हल करेंगे। उनको ग्राफिकल मेथड से कैसे हल करना है ये आज अभ्यास कार्य करेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो इसी पर आधारित है। तो आज आप उसमें से जितना संभव हो उतना सॉल्व करने की कोशिश करें। और चूंकि पिछले पाठ में हमने बहुत अधिक एक्सरसाइजेस नहीं की थी, तो कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन के साथ एक प्रॉब्लम मैं आपको असाइनमेंट के रूप में आज के लिए दे रहा हूं कि किस तरह से हम पिछले चैप्टर का भी रिवीजन करें, ताकि ये ना हो कि हम आगे बढ़ें और पिछले की एक्सरसाइज पर्याप्त मात्रा में न करें। तो एक मैं आपको उदाहरण यहां पर दे रहा हूं, ये आज आपके लिए विशेष असाइनमेंट है कि एक दिया गया बहुपद है, दिया गया बहुपद लिख दिया मैंने। एक हो गया x² + 3x + 1 और एक दूसरा बहुपद है। इस बहुपद का नाम रख दिया मान लो px, और एक जो दूसरा बहुपद है, पुनः दिया गया की जगह दिए गए कर ले, जो दूसरा बहुपद है वो है 3x⁴ + 5x⁴ - 7x² + 2x + 2। ये दो पॉलिनोमियल हैं। इसका नाम मान लीजिए, इसका नाम मैं रख देता हूं g(x). पहला हो गया p(x) बहुपद, दूसरा हो गया g(x). असाइनमेंट क्या है, आपको ज्ञात करना है विभाजन की विधि से कि क्या पहला बहुपद क्या p(x) g(x) का गुणनखंड है। ये एक प्रश्न है आज के लिए
कि दो आपको दिए गए बहुपद हैं, ताकि आपके पिछले पाठ की भी पुनरावृत्ति इसके साथ साथ ही होती रहे। P ऑफ x बहुपद क्या है? सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और जो दूसरा पॉलिनोमियल है वो फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल है, 3x की पावर 4, 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। और ये जो P, आपको ये बताना है कि जो P ऑफ x यानी पहला नंबर का जो पॉलिनोमियल है, क्या वो G ऑफ x का गुणनखंड है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पता है कि P ऑफ x से G ऑफ x को हम विभाजित करेंगे। अगर भागफल हमारा शून्य, शेषफल हमारा शून्य आता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो ये हमारा गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक इस प्रश्न के साथ साथ जो आपकी ग्राफ्स की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ऑन ग्राफ, ग्राफिकल मेथड, पहली तीसरे पार्ट की जो पहली एक्सरसाइज है उसको आप करेंगे। और हम नेक्स्ट सेशन में ये देखेंगे कि कौन कौन से उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी यहां पर चर्चा करने की आवश्यकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन सेशन को एंजॉय कर रहे हैं और घर में खूब सारी मेहनत करें। थैंक यू।